नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करेंगे बिहार में हुई विपक्षी एकता की बैठक और उसके बाद के जो प्लान बी है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, उसको लेकर प्लान बी क्या हो सकता है, प्लान बी क्या है। बैठक के बाद के जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। और एक कल से बहुत कॉल्स आई, मेरे पास मैसेज आए आप लोगों के कि किसी एक चैनल ने, जो कभी बहुजन समाज पार्टी को एक विधायक की पार्टी बता के खारिज करता था, उसने एक बहुत पॉजिटिव कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो तो कितना बड़ा गठबंधन होगा, उसके नतीजे क्या होंगे, उससे फायदा कितना होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कितना होगा, इस पर लेके कोई डिबेट की। उसको लेके तमाम लोगों ने कॉल्स किए और मैंने भी जाके देखा। कुछ लोगों ने लिंक भेजा था और तकरीबन 2.25 लाख लोग उसको देख चुके हैं। तो ये बताता है कि आज जो हमने, अनुपम भाई ने पिछले 8 महीने में जो चीज कही थी, आज सारे लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं। बात इसकी भी करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो पटना बैठक में बड़ी टीम के साथ आए थे, अपने साथ पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके आए थे, संजय सिंह को लेके आए थे, गौरव चड्ढा को लेके आए थे, एक पूरी टीम लेके आए थे और किस तरह से एक प्रचारित किया जा रहा था। और किस इसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेके शिवानंद तिवारी, जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो कहा है कि भविष्य में उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनकी हैसियत क्या है, इस तरह की बातें उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे मायावती का प्लान भी क्या है, कांग्रेस का प्लान भी क्या है, ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं, उनके बयान के पीछे क्या है। तो शुरुआत करते हैं पटना के उस गुब्बारे से जो विपक्षी एकता का गुब्बारा है और जिसपे अरविंद केजरीवाल ने पिन मार दी। फिर समझ में एक चीज नहीं आई कि ये नीतीश कुमार ने क्या गिनती बढ़ाने के लिए वहां पे लोग बुलाए थे। एक दूसरे से विचार नहीं मेल खा रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं मेल खा रही थी। जहां उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल पर तंज कर रहे थे, कह रहे थे, खुल के कह रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब ऐसा है कि आपने तो 370 का समर्थन किया था, आज हमसे समर्थन चाहते हैं आप। दिलचस्प ये है कि वहां 370 का समर्थन करने वाले 3 दल थे। नीतीश कुमार खुद एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने भी 370 का विरोध नहीं किया। शिवसेना ने 370 का समर्थन किया, 3 तलाक का समर्थन किया। और अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हीं मुद्दों पे जो नरेंद्र मोदी के मुद्दे थे, उन पे उनका समर्थन किया। अब आज दिल्ली के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की बेचैनी, परेशानी, ये साफ दिखाई दे रही कि आप, दिलचस्प ये है कि ये सारी एकता की कवायद जो है वो इस बात को लेकर कि मुस्लिम वोट का बंटवारा रोका जाए और मुस्लिम दलित के बिना कोई समीकरण बनता नहीं किसी पार्टी का। ऐसे में 2 नेता हैं, एक मायावती है जो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम के भी हित की जो बात करती रहती है, अपनी सरकार जब उन्होंने रखी तब भी और उस सरकार के बाहर रही तब भी। अभी जो संविधान को लेकर उन्होंने तेलंगाना सरकार पे हमला किया है, क्या कोई और नेता बोला? कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ मायावती बोलेंगी और ओवैसी बोलेंगे। ओवैसी चूंकि केसीआर के समर्थक हैं तो ओवैसी शायद उस पर उस तरह से खुल के ना बोले, लेकिन मायावती ने बोला। एक बात मैं अपने दर्शकों के बीच में रख कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में मायावती को दलितों का वोट नहीं मिलता है, उन राज्यों के भी दलितों से, शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति के लोगों से अगर आप बात करेंगे और मायावती के विरोध में बात करेंगे तो वो उसे सुन नहीं पाते। उनका मानना है कि मायावती देश की एकमात्र एक छत्र दलित समाज की वो नेता है जो देश में सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज बनाने का प्रयास करती हैं और जो उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए करके साबित किया। इसी तरह देश का कोई भी मुस्लिम हो, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपको ओवैसी की तारीफ करता हुआ मिलेगा, ओवैसी के खिलाफ नहीं। चूंकि ओवैसी मुस्लिम इश्यूज, ओवैसी इश्यूज, ये संविधान से जुड़े हुए किसी भी इशू पे मुखर होकर बोलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ये जो पटना की बैठक थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया,
ममता बनर्जी को बुलाया गया और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता सदन है, लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका मान लीजिए है, उन्होंने ममता बनर्जी के को जो है चोर कह दिया और तमाम तरह की बातें कह दी, भ्रष्ट का, बेईमान का। और पंचायत चुनाव को लेके जो पिटीशन हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों गई हुई है कोर्ट में, जहां से कोर्ट से पंचायत चुनाव में हो रहे जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, जो हिंसा हो रही है, उसको लेके बड़ा सख्त कदम अपनाया है अदालत ने। और उसको लेके जाने वाले जो अदालत में गए उसमें कांग्रेस भी है, बंगाल। तो बंगाल कांग्रेस में ममता को लेके एक राय नहीं है। और ममता जो है वो यहाँ पर आके बिहार में नीतीश कुमार उनको बुलाते हैं। इसी तरह से आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा आपके सामने है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का वहां पे एटीट्यूड रहा, रवैया रहा, और अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से जनता दल ने हमला किया। कांग्रेस में गौरव भल्ला जो है, भल्ला का बयान देखिए जो उन्होंने दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, देखने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उन्होंने भी जो अध्यादेश को लेके बात की है वो सबके सामने उन्होंने कहा है कि अगस्त में जब सत्र शुरू होगा तो उससे पहले तय होंगे मुद्दे, और इस तरह की बात अभी नहीं की जाएगी। तो क्या बिहार के ये जो गुब्बारा था इसमें पिन मार दी गई? क्या लगता है ये गुब्बारा बैठ गया, इसकी हवा निकल गई? तमाम मीडिया चैनल्स ने इस मीटिंग को बहुत ज्यादा कवरेज दी। मैंने शायद अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि किसी मीडिया चैनल ने इस मुद्दे को नहीं, विशेषकर वो मीडिया जिसे जो है यूट्यूबर्स कहा जाता है, जो तमाम लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, जो लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इनका एक प्रचार प्रसार करते हैं। लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से निकल के तेलंगाना चले जाते हैं, केरल के सीआर की बात करते हैं। किसी एक ने यह सवाल नहीं उठाया कि मंच पे किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली। कोई एक नेता नहीं। अब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो वो देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनकी अपनी पार्टी है। तो क्या ओवैसी नहीं हो सकते थे या अजमल नहीं हो सकते थे? कोई बात नहीं, ना होते। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने साथ आजम खान को लेकर नहीं जा सकते थे? क्या अगर उनके साथ, क्योंकि सारे नेता अपने साथ पूरी पूरी भीड़ लेके आए थे, और उसके बावजूद अखिलेश यादव आजम खान को लेकर नहीं जाते हैं, इसका मतलब यह है कि मुसलमान को मंच पे नहीं दिखाना चाहता था यह मोर्चा, चूंकि वो उससे ये होता कि ये मुस्लिम मुस्लिम समर्थक लोग हैं। वोट सबसे ज्यादा मुसलमानों का है और उसके बाद मुस्लिम समर्थक के ठप्पे से डरती हैं ये पार्टियां। यही हाल दलितों का है। दलित समाज का जो ये तबका है, अम्बेडकराइज तबका है, उसकी और भारतीय जनता पार्टी की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अम्बेडकराइज और संघी, ये दो मानसिकता दोनों अलग अलग है। क्योंकि अम्बेडकराइज जो है वो मनुवाद के घोर विरोधी हैं, संघी मनुवाद के पोषक हैं। अम्बेडकराइज जो है संविधान के सबसे बड़े समर्थक हैं। संघ का की विचारधारा संविधान बदलने की है। और ये सारी चीजें देख के ये बिल्कुल तय है कि ये दो वोट कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर ये भूमिकाएं अदा हो रही हैं, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शक होता है कि वो नीतीश कुमार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, जब लालू के साथ रहे तब फिर उसका उचक के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली, उसके फिर लालू के साथ चले आए, जो केंद्र में जैसा कि उनका कहना है ओवैसी का कि केंद्र में रेल मंत्री तब थे जब गोधरा कांड हुआ था। तो वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार कैसे इतने बड़े सेकुलर हो सकते हैं? क्या कांग्रेस किसी ट्रैप में, किसी जाल में तो नहीं फंस रही? जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक भारतीय जनता पार्टी का सपना है उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जो है उसकी अगुवाई कर रहे हो। नीतीश कुमार के अपने बिहार में कुशवाहा उनका साथ छोड़ जाते हैं। उनके अपने बिहार में इस बैठक 23 तारीख से पहले मांझी जो है उनका बेटा कैबिनेट से इस्तीफा दे देता है, मांझी उनका साथ छोड़ देते हैं। और मांझी जितने खास हैं नीतीश कुमार के कि उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद एक बार छोड़ा था तो मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये सारी चीजें होता है ना, राजनीति में जो तहरीर लिखी होती है उसके पीछे दूसरी तहरीर होती है। जो ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होता है वो कुछ और होता है, उसके पीछे कुछ और होता है। तो ये विपक्षी एकता की कवायद कहीं कांग्रेस को ट्रैप में फंसाने की कवायद तो नहीं? हिमाचल में जब अगली बैठक होगी अगले महीने, तो उसमें अब केजरीवाल तो आने से रहे, बुलाया भी नहीं जाएगा, आएंगे भी नहीं। क्या कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली बैठक में
ममता आएंगी, मुझे संशय है इस पे, ममता भी वहां नहीं होंगी। कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली बैठक में वही लोग होंगे जो कांग्रेस के अपने लोग, जो यहाँ थे। शिवसेना कांग्रेस की है, शरद पवार कांग्रेस के हैं, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सरकार में कांग्रेस में शामिल है, झारखंड में सोरेन की पार्टी और कांग्रेस साथ में है, स्टैलिन और कांग्रेस जो है पुराने साथी हैं। तो ये एक जो हिमाचल की बैठक है, क्या कांग्रेस का प्लान बी है कि वहां पर मायावती को आमंत्रित किया जाए, पहले उनसे बात की जाए और मायावती उस बैठक की अगुवा मायावती हो? एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना ये है, जो प्लान बी है, दूसरी संभावना में बहुजन समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था कि बसपा और ओवैसी साथ जा सकते हैं और उसके ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हो सकते हैं। और ये एक ऐसा कार्ड है जिस कार्ड के बाद ये जितने दल है ना, ये जो इकट्ठा हुए थे, सारे दलों के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी अगर मायावती, ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, इस तरह के केशव मौर्य जा चुके हैं, छोटे छोटे दल अगर और आते हैं। और मायावती को ओवैसी से कोई बैर नहीं है। मायावती बिहार में ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी हैं। ओवैसी के 6 विधायक जीते थे, जिसमें से 5 जो है तोड़ लिए इन लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने। एक विधायक खाली अख्तर रहमान उनके पास बचे हैं। मायावती का भी एक विधायक जीता था, जिसे भी उन लोगों ने अपने साथ कर लिया, तोड़ लिया और वहां पर बीएसपी को शून्य कर दिया। तो क्या मायावती और ओवैसी की कोई खिचड़ी पक रही है जिसमें छोटे दल हैं? अगर ऐसा है तो ये मायावती या ओवैसी पे इल्जाम लगाने वालों को सोचना होगा कि जो बी टीम कहने वाले लोग, जब आपने उनको अपनी बैठक में आमंत्रित किया ही नहीं, तो वो अपने लिए अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होने वाले विपक्षी दलों में न ओवैसी को बुलाया जाएगा, न मायावती जाएंगी। मैं कहता हूं, मैंने तो कई बार ये बात कही कि भाई आप चंद्रशेखर को बुला लेते, आप बहुजन वंचित अघाड़ी को बुला लेते, प्रकाश अम्बेडकर को बुला लेते, लेकिन उन्होंने किसी भी दलित या मुसलमान या किसी भी लीडर को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। अब ऐसे में बीजेपी की बी टीम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के प्रयास में। ये एक प्लान बी है और इस प्लान बी की रूपरेखा मुझे लगता है कि बन चुकी है। जिस तरह से ओवैसी के नेताओं के बयान बिहार से आ रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी के बयान आ रहे हैं, और जिस तरह से मायावती ने एक बात कही थी कि मुंह में राम बगल में छुरी और दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, वो चीज बाद में लोगों ने देखी। प्रशांत एक आज तक के यूपी के जो है वो हैं इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ हैं, वो एक बात कहते हैं कि इस समय देश की एकमात्र उत्तर प्रदेश में कोई नेता है जो शार्प है, जो पॉलिटिशियन है, वो मायावती है। अखिलेश अभी बच्चे हैं, इनको डायनेस्टी मिली है अपने बाप की, या तेजस्वी हुआ उनको अपने पिता से मिला है, या ये सारे लोग, राहुल गांधी, वो भी अभी उनके अंदर बचपना है। लेकिन मायावती बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है और ऐसे में मायावती के हर कदम पे नजर रखने वाली है। आज मीडिया के हर चैनल मायावती और कांग्रेस के अलायंस की बात करने लगे। मीडिया का हर चैनल मायावती और बहुजन समाज पार्टी और उसके बिना संभव नहीं है गठबंधन बात करने लगे। वो लोग भी जो बिहार की इस बैठक को लेकर बहुत उत्साहित थे, वो चैनल भी इस वक्त बहुत, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इशारे इशारे में वो बसपा की बात करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग की है कि अचानक से वो सामने नहीं आ सकते। साथियों, ये एक संभावना है कि बसपा और ओवैसी के बीच में कुछ पक रहा हो, और अगर हिमाचल की बैठक में ये लोग नहीं दिखाई देते हैं तो ये आप मान लीजिए कि एक तीसरा मोर्चा जरूर गठित होगा जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी करती हुई नजर आएगी। और उस तीसरे मोर्चे में जब बसपा नेतृत्व करेगी तो उसमें तमाम छोटे दल जो हैं पूरे देश के तमाम राज्यों के, क्योंकि अनुपम भाई एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि आपको ममता से बात करनी है तो सिर्फ बंगाल की कीजिएगा, नीतीश लालू से बात करनी है तो सिर्फ बिहार की कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल से बात करनी होती है तो पंजाब और दिल्ली की और गोवा की और गुजरात की करनी होगी, अखिलेश यादव से बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की कीजिएगा, स्टालिन से बात करनी है तो तमिलनाडु की कीजिएगा, लेकिन मायावती से बात जो होगी वो कम से कम 12 से 15 राज्यों की होगी। और वो बात उतने लोगों के बीच में नहीं हो सकती है जो लोग, जिनका उन राज्यों में कोई जितना जनाधार है,
ना उनका कोई उन राज्यों में कोई मतलब है जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। और इसी को लेके बहुजन समाज पार्टी बहुत संतुष्ट है। बस एक दिक्कत है कि बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर्स के भरोसे बहुजन समाज पार्टी को वहां नहीं ले जाया जा सकता है जहां पर बसपा को होना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी में अगर मायावती खुद नहीं निकलती हैं, कैडर कैंप में नहीं जाती हैं, मंडलों की समीक्षा में नहीं जाती हैं, तो फिर बार्गेनिंग पावर बसपा की कमजोर होगी। अभी अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होने वाले चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन कर दे तो उसके बाद कांग्रेस मजबूर होगी कि बसपा को तमाम राज्यों में 2 से 5 तक लोकसभा की सीट दे और उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई मानते हुए बसपा को गठबंधन करे। लेकिन उसके लिए बसपा को खुद को साबित करना होगा। बसपा का अपना जो वोट है वो उसके साथ है, लेकिन उस वोट को बढ़ाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, जिस ताकत की जरूरत है, वो मायावती खुद है। आकाश आनंद के बारे में दीपू कह रहे हैं, आकाश आनंद अभी बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह है। आकाश आनंद में ऐसा कुछ नहीं है कि आकाश आनंद उस चीज को कर सकें जो मायावती कर सकती है। आकाश आनंद से ज्यादा तो रामजी गौतम की हैसियत है इन राज्यों में, जब आकाश आनंद के पहुंचने से कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। आकाश आनंद जाए और चंद्रशेखर रावत जाए, मुझे लगता है चंद्रशेखर रावत को ज्यादा फुटेज मिलेगा और चंद्रशेखर रावत को युवाओं में ज्यादा पसंद किया जाएगा। तो मायावती एक आइकन है। अगर मायावती खुद नहीं निकलती हैं तो बार्गेनिंग पावर बसपा की कमजोर होगी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लिए बार्गेन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो साथियों, प्लान बी के हिसाब से हिमाचल में कांग्रेस बसपा को बुला सकती है। बसपा के नेतृत्व में वो बड़ी बैठक हो सकती है। उससे पहले कांग्रेस बसपा से बात कर सकती है। सोनिया या प्रियंका गांधी मायावती के घर जा सकती हैं हिमाचल से पहले, क्योंकि बिना बात किए हुए मायावती को आमंत्रित करना नहीं कि फोन पे आप बात कीजिए, आप आएंगी नहीं आएंगी और मायावती मान जाए। मुझे लगता है मायावती जैसे लीडर्स के लिए आपको विधिवत जाना होगा, बात करनी होगी, उसकी भूमिका तय होगी, सवाल जवाब वो करेंगी, तभी जाके आ, उसी तरह से जाके वहां पर तय होगा कि हाँ हम आएंगे कि नहीं आएंगे। और प्लान बी ये है कि अगर हिमाचल तक कांग्रेस जो है वो पॉजिटिव संकेत नहीं देती है तो मुझे देश में एक नया गठबंधन दिखाई दे रहा है जिसमें मायावती और ओवैसी की अहम भूमिका होगी। उसमें दूसरे दलित संगठन भी आ सकते हैं, उसमें दूसरे पिछड़े संगठन भी आ सकते हैं और एक तीसरा मोर्चा बनेगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीतती है जीत जाए, लेकिन ये तीसरा मोर्चा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहेगा। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो, किसी नए मुद्दे पे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। बने रहिए राजपथ के साथ। उन तमाम लोगों का आभार जो राजपथ को सहयोग करते हैं। मैं राजपथ जो है आपका अपना चैनल है और आपका सहयोग जो है राजपथ की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए राजपथ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।